स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इजी फॉर यू में। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईटी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में, उसके पेपर के जो टेक्निकल पोर्शन है वो आज अपने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या था कि आपके 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपके 1 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन थे, 1 से लेके 50 तक, वो थे आपके राजस्थान जीके, और 51 से लेके 150 तक आपके जो 100 क्वेश्चन थे वो थे आपके टेक्निकल क्वेश्चन। तो वही अपने टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना 51 क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच में कितना बल होगा। तो इसने कहा है कि दो स्मॉल चार्ज पेयर दे रखे हैं अपने को। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ले लेते हैं अपने, Q1 है अपना और एक Q2 ये है, ये ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और चार्ज आपको ऑलरेडी गिवन है। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 की वैल्यू अपने को पता है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये D है, 30 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपने, क्योंकि मीटर में ही लेते हैं फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से, तो 0.3 मीटर हो गया आपका, 0.3 मीटर। अब अपना फॉर्मूला है वो है F = K Q1 Q2 अपॉन में D²। इन दोनों आवेश पे आपस में बल कितना लग रहा है, तो K की वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन है, पता होता है 9 × 10⁹, ये होता है न्यूटन। Q1 चार्ज अपने पास है, Q1 की वैल्यू आपकी 2 × 10⁻⁷, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, और D आपका 0.03 का स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपने। 9, अब ये जो 10⁻⁹ है, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7, तो यहाँ पे प्लस का 2 बच गया। जब इस प्लस के 2 से इस वाले 7 को करूँगा तो ये माइनस का 5 बच गया। तो यहाँ पे टोटल माइनस का 5। ऊपर क्या कह रहे हैं पहले, 9 × 2 × 3 × 10⁻⁵। नीचे जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 × 0.3 करेंगे तो ये 0.09 आ गया। इसकी स्क्वायर करेंगे तो अगर ये मैं वैल्यू यहाँ से हटाता हूँ तो ऊपर 10⁻² आ जाएगी। 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 3 × 6 × अब देखिए यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 2 है, तो इससे काट दिया तो ये माइनस का 3, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आ गया। फोर्स दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। तो इसमें राइट आंसर आ गया आपका A। चलिए नेक्स्ट 52 कह रहा है कि कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम। मतलब ये कह रहा है कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल समान है का पालन करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। 52 में आपका हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ए नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF इज नोन एज। ये कह रहा है कोई सर्किट है, सर्किट के अंदर आपका कोई भी एक EMF सोर्स लगा हुआ है, यानी कि EMF का मतलब यही हो गया आपका कि एक्टिव सोर्स लगा हुआ है। जब आपका एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, EMF है जिसके अंदर एक लगे हो या एक से ज़्यादा लगे हो, तो वो आपका एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा, यानी कि सक्रिय जाल। तो इसमें 53 में आपका आंसर है B। नेक्स्ट चलते हैं 54। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि दो प्रतिरोधों R1 और R2 का श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा है वो है 4.5 ओम, तथा समांतर क्रम संयोजन दे रखा है 1 ओम। ये कह रहा है कि आपका सीरीज में R1 और R2, ये दोनों सीरीज में है, R1 और R2। तो इसका जो संयोजन मतलब इसका R इक्विवेलेंट आएगा वो आता है R1 + R2 = आपका कितना बताया इसने 4.5 ओम। ये तो है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात कर रहा है। अब चलते केस सेकंड। केस सेकंड में ये कह रहा है कि अगर मान लो कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 आपका, ये R2 है, ये दोनों पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। तो अब तब आपका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा
उसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम। तो अब आप देखो, जब कोई दोनों समांतर क्रम में लगे होते हैं तब इन दोनों का पैरेलल सोल्व करेंगे तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू हो गया आपका 1। और अब जैसा कि आपने ऊपर देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 की वैल्यू 4.5 है। तो यहाँ से अब मैं इन दोनों का लेता हूँ, तो इसमें से देखो R1 इंटू R2 अपॉन में 4.5 इक्वल्स टू 1। अगर इसको थोड़ा सा अपने सोल्व करते हैं तो R1 R2 इक्वल्स टू हो गया आपका 4.5। तो अब आपको क्या ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो देखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये ऑप्शन में से पिक कर लो आप कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 4.5 आंसर आ जाए, वो आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो 3 इंटू 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 12, जो कि गलत, 4.5 आना चाहिए। 3 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आ रहा है 27 ओम, जो कि गलत है। 1.5 और 0.5 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब 4 पॉइंट से कम आएगा, तो मतलब ये आएगा 0.075 कह रहा हूँ, 0.75 कह रहा हूँ, मतलब 1.5 का हाफ हो गया। अब देखो आप 1 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आता है आपका 1.5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आ गया और बीच में पॉइंट आ गया आपका ये, तो ये 4.5। दोनों का ऐड करोगे तो भी आपका क्या आ रहा है, 4.5 आ रहा है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 54 के अंदर सी। चलिए नेक्स्ट 55 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वोल्ट 200 वोल्ट लैंप इज। इसमें अपने पास क्या है, एक बल्ब है और बल्ब का अपने को पावर दे रखा है 100 वाट और इसके अक्रॉस में जो सप्लाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं 200 वोल्ट। इसमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखो आप पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब अपने पास आई यहाँ पे नहीं है, तो आई का एक फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई, ओम के नियम के अनुसार V अपॉन आर भी होता है एक फॉर्मूला, जो कि अपने V बराबर आई आर से लेके आए। अगर मैं ये आई की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो पावर की वैल्यू आपकी डायरेक्टली देखो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन में आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो अब अपने को रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा P। अपने को V स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, दे रखा है 200 का स्क्वायर अपॉन में आपको पावर अपने पास 100 वाट दे रखी है, तो अपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 200 का आपका हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 00, तो आपकी हो जाएगी 40। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, नीचे आपका दे रखा है 100, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 400 ओम। तो इसमें आपका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 56 पे। 56 में पूछा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है रो एल अपॉन ए, इन दिस इक्वेशन रो रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे जो रो है, रो आपका क्या है, आर इक्वल्स टू आपको दे रखा है रो एल अपॉन में ए आपका होता है एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर, लेंथ होती है आपकी, लेंथ लंबाई जो होती है आपकी मीटर के अंदर, रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो यहाँ पे आपकी जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, रजिस्टिविटी। जो रो है वो आपका क्या है, रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं 57 पे। इसमें पूछा था स्टोरेज ऑफ ए बैटरी ऑफ कार, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट देन कैन बी ड्रा फ्रॉम द बैटरी। ये कह रहा है कि एक कार की बैटरी है, उसका जो विद्युत भाग बल है, ये मान लेता हूँ कि बैटरी है, ये बैटरी लगी है, बैटरी की वोल्टेज दे रखी है 12 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ आर इंटरनल, जो कि दे रखा है 0.4। तो इसने पूछा है कि ये अपने को अगर आउटपुट पे करंट कितना मिलेगा, यहाँ पे अपने को करंट कितना मिलेगा। तो इस करंट को निकालने के लिए आपने क्या करेंगे, सिंपली V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। यहाँ से I इक्वल्स टू हो जाए V अपॉन में R, वोल्टेज आपको पता है 12 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, 0 आपका हटाएंगे तो ऊपर चला गया और इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 30 एम्पियर। तो 57 का आंसर है आपका 30।
एम्पियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 58 नंबर। ये कह रहा 3 ओम के रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल। तो ये कह रहा है कि 3, मैं ट्राइंगल बना देता हूँ अभी, 3 रेजिस्टेंस है जो कि फॉर्म बना रहे हैं ट्राइंगल का, त्रिभुज का बना रहे हैं, और हर एक का रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब ये कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। ये कह रहा है कोई भी 2 हिस्से ले लो आप, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, या फिर चाहे ये ले लो या ये वाला। तो अपने ये ले लेते हैं 1 और 2, 30 रेशियो को ऐसे रखा है। अब ये जब 30 रेशियो को ऐसे रखेंगे तो जो ये दोनों है रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएंगे आपके सीरीज के अंदर है। तो सीरीज के अंदर इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये पहले वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका आ गया मान लो 3 ओम, और ये दोनों सीरीज के अंदर है तो ये पैरेलल में आ गया आपका 6 ओम। ये दूसरा सिरा है, अब ये पहला सिरा है। तो इन दोनों के बीच में अब टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो वो निकालने के लिए दोनों क्या पैरेलल के अंदर है, समांतर क्रम में। इनको सोल्व करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दो पहले 3 × 6, और नीचे 3 दोनों का जोड़ कर दो। तो ऊपर हो गया 18 और नीचे हो गया आपका, सॉरी ये 6 है, नीचे हो गया आपका 9। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आ गया 2 ओम। तो 2 ओम इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। अब चलते 59 पे। 59 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। तो अभी अपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिर्फ अगर अपने को पता था तो V²/P इससे देख के आए थे, अभी लास्ट में जो क्वेश्चन करके आए थे। इसमें क्या दे रखा है 220 वोल्ट, आपकी वोल्टेज सब में सेम है। अगर आपकी वोल्टेज सब में सेम है तो जिसके अंदर इसने पूछा सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, वोल्टेज सबकी सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो आपको रख रख के निकालना पड़ता, हर एक की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती। तो यहाँ पे आप देख लो कि सबसे ज्यादा वोल्टेज किसकी, पावर किसकी है, तो वो है 200 वोल्ट 220 वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। चलिए नेक्स्ट पूछा है कि 3 रेजिस्टर 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसने कहा है कि 3 रेजिस्टेंस है, वो तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर है। एक तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपका ए टर्मिनल वाला, तो ये भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। वही तो इन दोनों के बीच में लगाने के लिए अपने पास फॉर्मूला 1/RAB, 1/R तो 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5। इन सब का एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 20, 5 का 20, 20 का 2 से डिवाइड किया तो आया 10, 20 को 4 पे डिवाइड किया तो आया 5, 20 को 5 से डिवाइड किया तो आया 4। तो ये आ गया 1/RAB इक्वल्स टू आ गया आपका, ऊपर हो गया 10 + 5 15 19 19/20, और RAB तो ये पलट देंगे तो ये आ गया 20/19 ओम आंसर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट 61 क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस। तो ये अभी अपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम होता है। आर इक्वल्स टू क्या होता है ρL/A। तो मैंने अभी अपने इसको सोल्व किया था, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसी को बोल देते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, जिसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। ओम मीटर होती है, ओम मीटर, बट यहाँ पे लेंथ आपको मीटर की जगह सेंटीमीटर भी मिल सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम सेंटीमीटर। इसमें अपने को गिवन है 61 का सी। चलिए नेक्स्ट 62 है। इसमें पूछा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो अब
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। तो इसने पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, अनुक्रमानुपाती पूछा है। तो अनुक्रमानुपाती यहाँ पे आपकी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको कहते हैं। R इक्वल्स टू क्या देखो प्रोपोर्शनल है L के, R डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब अनुक्रमानुपाती पूछा है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं पूछा है यहाँ पे। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। अगर ये पूछता कि आपका व्युत्क्रमानुपाती है तो वो आता एरिया। यहाँ पे खैर एरिया तो आंसर है में इसमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। 62 में आपसे पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर आ गया आपका बी। चलते हैं 63 पे। ये कह रहा है कि 100 ओम के रेजिस्टेंस है वो 100 ही हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप एक चीज याद रखिए, अगर रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टेंस सेम है तो आपका आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आर अपॉन में एन। आर तो आपका सेम रेजिस्टेंस है वो रखा जाएगा, और यहाँ पे एन है वो होगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की संख्या। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 100 ओम, सारे 100 ओम के हैं, और एन आपको दे रखा है 100 ही रेजिस्टेंस है। तो 100 ही रेजिस्टेंस है, तो इसके आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट आपका आर इक्विवेलेंट आ गया आपका यहाँ पे 1 ओम। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट 64 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ संधि का नियम कौन से संरक्षण पे आधारित है, उसके लिए आपको क्या केसीएल यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और यहाँ पे सी जो आपको बता रहा है वो बता रहा है चार्ज। याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, केसीएल के अंदर सी होता है, सी से आप डायरेक्ट याद रखेंगे चार्ज। तो ये है चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर। तो 64 में आपका आंसर है सी। और केवीएल होता है वो होता है, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे केवीएल कौन से कंजर्वेशन लॉ पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट 66 को सोल्व करेंगे। इसमें लिखा द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू। ये केवीएल का रूल है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ, ये समेशन है, समेशन है अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। मतलब जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उस सर्किट के अंदर, जितने भी रेजिस्टेंस के क्रॉस में जितने वोल्टेज ड्रॉप है, उन टोटल का सम आपका क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो 66 में आपका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 67 में पूछा है कि दिए गए चित्र में किरचॉफ के धारा के नियम अनुसार धाराओं का संबंध है। तो वही आपको यहाँ पे नोड माना, जो करंट आ रहा है उसको प्लस में लेना, जो करंट जा रहा है उसको माइनस में लेंगे। तो I1 जा रहा है तो माइनस का I1, I2 आ रहा है तो प्लस का I2, I3 आ रहा है तो प्लस का I3, I4 आ रहा है तो प्लस का I4, I5 जा रहा है तो माइनस का I5 इक्वल्स टू 0। यही कहता है कि किसी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो वो ही अपने की है, जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव, जो जा रहा है उसको नेगेटिव। तो इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो आपके पॉजिटिव यही रखूंगा, I2 प्लस I3 प्लस I4 ये पॉजिटिव के है। I1 और I5 को 0 वाली साइड भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, I1 प्लस I5। तो आपका ये आंसर है, आप मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आप I1 I3 I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I5, ये तो गलत है जी। और ये देखिए I1 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 I3 I4, तो आंसर है आपका डी। बाकी सारे आपके गलत हैं, तो आपका आंसर आ गया इसका डी। चलिए नेक्स्ट 68, एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। ये पूछ रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र धाराओं, एक चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ विद्यमान होता है। तो ये होता है चलायमान आवेश के, मतलब मूविंग चार्ज के। तो 68 का आंसर है आपका डी। जो आपके मूविंग चार्ज है उसी के एक्रॉस में, मतलब उसी के चारों तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा।
नेक्स्ट है 69, गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेटस दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज। गॉस लॉ के चुंबकीय संबंधी गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है 0। तो 69 में आपका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 70 में। 70 में कह रहा है कि फॉर द डीसी जनरेटर इफ कांस्टेंट लॉस आर इक्वल टू वेरिएबल लॉस द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर विल बी, तो मैक्सिमम होती है। आप कोई भी मशीन है उसके अंदर क्या होता है आपके, एक तो कांस्टेंट लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस मतलब स्थिर हानियां, और एक होता है आपका चर हानियां जिनको बोलते हैं वेरिएबल लॉस। तो कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस के बराबर हो गए आपके, वेरिएबल लॉस के बराबर हो गए, तो इसका मतलब आपकी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट 71। 71 कह रहा है फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ, तो फील्ड की जो कॉइल होती है डीसी जनरेटर में वो आपकी कॉपर की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट 62, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्स, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्स का मान होता है नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, तो आपकी यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 74, द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस ऑन डीसी जनरेटर इज, आपका जो ये पूछा कि उसकी इफेक्ट है जो आयरन लॉस का वो डीसी जनरेटर पे क्या होगा, तो आप उससे क्या हो जाएगी अपनी जो इफिशियंसी में लॉस आएगा, लॉस ऑफ इफिशियंसी। चलिए नेक्स्ट, कीपिंग पोल फ्लक्स कांस्टेंट if the speed of DC shunt generator is double then its generated EMF, मतलब ये कह रहा है ध्रुव फ्लक्स को स्थिर कर दिया रखा है और स्पीड है और डीसी शंट जनरेटर की उसको डबल कर दिया, तो जनरेटर ईएमएफ क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ईजी का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है, NP5 Z/60A। तो यहाँ पे पोल फ्लक्स को तो आपने कांस्टेंट कर दिया, इनको कांस्टेंट कर दिया, तो ईजी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, स्पीड, n स्पीड हो गया। तो स्पीड के आपके डायरेक्टली स्पीड को आप डबल करोगे तो आपका ईजी भी डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 75 का ए। चलिए नेक्स्ट 76, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट, ये पूछा है कि एक जो अपना एसी जनरेटर होता है और एक डीसी जनरेटर होता है उनके अंदर मूलभूत अंतर क्या है। तो मूलभूत अंतर जो होता है, एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, स्लिप रिंग्स होती हैं, जबकि डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 76 का डी। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन रेशियो इज बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज इज, तो आपका मैकेनिकल पावर है वो क्या होता है, आपको कब ज्यादा मिलेगा, उसका अनुपात आपको कब रहेगा, मैक्सिमम कब मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ईजी मतलब EB/2 बैक ईएमएफ/2, तो आपको 0.5 आंसर आ गया, EB/2 मतलब 0.5 EB। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया 77 का आपका सी। 78, इफ ए डीसी सीरीज मोटर शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क ड्यू टू, कह रहे डीसी श्रेणी मोटर में शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है आपका स्टेलोसिस। इसमें आपका एडी करंट लॉस नहीं है, कॉपर लॉस नहीं है, हिस्टेरिसिस नहीं है, वो है आपके स्टेलोसिस। 79, what will happen if back EMF of DC मोटर vanish suddenly, मतलब ये हो गया कि डीसी मोटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है वो अचानक से आपका समाप्त हो जाए तो आर्मेचर आपका क्या हो जाएगा, जल सकता है, द आर्मेचर मे बर्न, और आपका आंसर है सी 80। स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 HP यूजुअली हैव 2 पोल्स ओनली, आपका दो
पोल्स पाए जाते हैं 5 HP की छोटी डीसी मोटर में सामान्यतः। 81 में पूछा इफ ए 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई देन, तो आपके ऑप्शन दे रखे इट विल रन स्मूथली, इट विल स्टॉप, इट विल बर्न आउट, इट विल रन विद लेस इफिशिएंसी एंड मोर स्पार्क। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, 81 का डी। देखो डीसी सीरीज मोटर आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, तो आप डीसी को एसी पे चला सकते हैं, बट क्या होगा, इट विल रन चलेगी, इफिशिएंसी है वो आपकी लो होगी, इफिशिएंसी कम होगी, और जो स्पार्क है वो आपको देखने का ज्यादा मिलेगा, स्पार्क आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए 82 पे चलते हैं। 82 में पूछा है द हिस्टेरिसिस लॉस इन ए डीसी मशीन लिस्ट डिपेंड अपॉन। हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो डीसी मशीन में सबसे कम किस पर निर्भर करता है। तो सबसे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल इस पे भी करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इस पे भी करता है, वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ आयरन इस पे भी करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एंटीलाइजिंग। तो आपका इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसमें आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है डी। इसमें आपसे पूछा लिस्ट डिपेंड ऑन, मतलब किस पे सबसे कम निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। 83 में पूछा नेचर ऑफ इफिशियंसी कर्व ऑफ डीसी मशीन इज। डीसी मशीन की दक्षता वक्र की स्थिति होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, दक्षता में क्या होता है, पहले इंक्रीज करता है और आपका उसके बाद आपका डिक्रीज करता है। फर्स्ट इंक्रीज करेगा फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका आंसर आपका हो गया डीसी में 83 का डी। 84 आपसे पूछा है अगर E1 दे रखा है आपको A साइन W ओमेगा टी और E2 दे रखा है B साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो आपसे पूछा सबसे पहले आप एक E1 मैं मान लेता हूं कि ये आपका E1 है, आप ग्राफ बना के इसे सोल्व करें, ये आपका E1 है। अब A साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू, दूसरा B साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, मतलब ये ओमेगा टी है तो इससे माइनस थीटा आपका बैक है, वो आपका E2 है, ये आपका E2 है, और ये जो इसके बीच एंगल है वो थीटा है, इससे लैग कर रहा है। तो अब आप देखो E1 से लैग कर रहा है E2 और E2 से लीड कर रहा है E1। तो आप देखो सबसे पहले E1 लैग E2 बाई थीटा, E1 लैग E2 बाई थीटा, E1 लैग नहीं कर रहा, आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में देखना होता है। E1 तो लीड कर रहा है E2 से थीटा डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा देखना होता है इसको। अब नेक्स्ट देखो E2 लैग्स E1, E2 लैग कर रहा है E1 से, ये सही बात है, बाई थीटा एंगल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 84 का बी, पश्चगामी है E1 से। चलिए नेक्स्ट 85 इफ द मीन वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज, ये दे रखा है और RMS वैल्यू की वैल्यू पूछिए। सबसे पहले साइन वेव होता है उसका RMS वैल्यू का फॉर्मूला VRMS होता है आपका VM बाई √2, ये फॉर्मूला होता है। और जो मीन वैल्यू होती है उसको औसत एवरेज ही बोलते हैं। मीन वैल्यू क्या होता है आपका, एवरेज वैल्यू होती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, V एवरेज होता है 2VM अपॉन में पाई, VM है मैक्सिमम वैल्यू। अगर अपने को VM वैल्यू मिल जाए, VM वैल्यू मिलने के बाद आप RMS इजीली निकाल लोगे। तो VM फाइंड आउट करने के लिए V एवरेज अपने को गिवन है वो लिखो आप यहाँ पे, कितने हैं 28√2 अपॉन में पाई और 2VM अपॉन में पाई। अब इससे क्या होगा, आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और VM बराबर आ गया आपका 2 इससे काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 14√2, ये आ गया आपका VM। अब RMS वैल्यू निकालनी, RMS का फॉर्मूला होता है VM बाई √2। तो VM की वैल्यू आपकी 14 इंटू √2 अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे आपका आ गया 14 वोल्ट। तो VRMS की वैल्यू आपको मिल गई 14 वोल्ट। तो आपका आंसर है 85 का बी। चलिए नेक्स्ट 86 If one cycle of AC occur every millisecond, then the frequency will be। आपसे फ्रिक्वेंसी पूछा है और जो 1 साइकिल दे रखी है, ये मान लो आपको एक 1 साइकिल दे रखी है, यहाँ पे ये पूरी साइकिल दे रखी है, ये है 1 मिली सेकेंड।
तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 मिली सेकेंड। ये अपने को गिवन है, यहाँ तक गिवन है। तो ये अपना टाइम पीरियड है। टी अपने को दे रखा है 1 मिली सेकेंड का, मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। फ्रिक्वेंसी अपने से पूछी है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आता है 1/t, और 1/t की वैल्यू अपने 10⁻³ है। तो f इक्वल्स टू 10 की पावर ऊपर चला गया तो +3 हो गया, तो मीन्स ये हो गया 1000 हर्ट्ज। तो इसमें आपका ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट 87। द करंट कंटेन्स ओनली एन इंडक्टर और कैपेसिटर देन द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। मतलब ये कह रहा है कि या तो परिपथ में आपका प्रेरक मतलब आपका इंडक्टर लगा या लगा कैपेसिटर। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में हमेशा 0 डिग्री एंगल होता है। अब आप कैपेसिटर ले लो चाहे ले लो इंडक्टर, तो कैपेसिटर में आपका करंट लीड करता है और इंडक्टर में आपका करंट लैग करता है। तो हमेशा ये इससे हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेंगे दोनों, चाहे कैपेसिटर लगाओ सर्किट के अंदर चाहे आपका इंडक्टर लगाओ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, पाई में दे रखा है तो π/2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 87 का सी। चलिए नेक्स्ट 88। ए लाइट बल्ब इज रेटेड 800 वाट फॉर 200 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। सेम अपने अभी इसका करके थे, इसने बता रखा है कि एक बल्ब है, ये बल्ब है, इसका वोल्टेज दे रखा है पावर अपने को 100 वाट, और इसके अक्रॉस में आपकी सप्लाई दे रखी है वो 200 वोल्ट है। इसको सोल्व करेंगे, वो सेम अपने को इसमें करंट निकालना, आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू क्या है। तो अपने फॉर्मूला था P = VI, नेक्स्ट फॉर्मूला था V²/R। तो यहाँ से R = आप कर दोगे V² की वैल्यू है आपके पास 200 × 200 P की वैल्यू है आपकी 100। यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल गई, वो है R = आ गया आपका 400 ओम। अब आपको करंट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। करंट निकालने के लिए I = आप करेंगे V/R। V आपको ऑलरेडी गिवन है 200, R आपको गिवन है 400। इसको आप सोल्व करोगे तो 1/2 जो कि 0.5 एम्पियर आंसर आ रहा है। I = आ रहा है आपका 0.5 एम्पियर। बट यहाँ पे अपने को गिवन है ऑप्शन 5.5, 4.5, बट अपना आंसर है 0.5। तो 0.5 अपने पास ये, इससे ज़्यादा तो इसका आंसर 88 का अपने पास है बी। चलिए नेक्स्ट 89। ये सेम, 2 साइनसोइडल करंट इज गिवन, दे रखा आपको ये, और I2 दे रखा है ये, इनके बीच में अंतर पूछा है। तो सबसे पहले इसका अंतर देख लेते हैं, π/3। तो ये इसको कर लेते हैं सोल्व, 10 sin ω/t प्लस ω/t प्लस आपका है π/3 मतलब 180/3, ये हो गया 60 डिग्री। और I2 आपका यहाँ पे गिवन है अपना 15 sin ω/t π/4। तो ये माइनस का है, ω/t माइनस π/4 हो गया आपका 45 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले I1 को मैं मान लेता हूँ। पहले सबसे पहले मैं मानता हूँ ये 0 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री से ये वाला है जो I1 वो है +60, तो +60 में मान लेता हूँ, लगभग ये है आपका 60 डिग्री एंगल, ये बता रहा है I1। और इस 0 से ω/t - 45, तो ये माइनस का 45 लमसम, ये मान लो आपका I2। ये था I1, ये I2, इसके बीच में एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अब इसमें पूछा था कि फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे देखो, एक है 60, एक है 45, इन दोनों को ऐड कर लो, 5 6 4 105। तो इसमें आपका 105 डिग्री का दोनों के बीच में डिफरेंस है। 89 का आपका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट 90। फॉर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर्म फैक्टर इज, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है जिसको एफ भी बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर का होता है RMS/एवरेज वैल्यू।
RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, बट एवरेज वैल्यू यहाँ पे अपने को गिवन नहीं है, तो एवरेज वैल्यू को ही आपको बोला जाता है मीन वैल्यू, जिसको औसत वैल्यू कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो गया 90 में ए, RMS वैल्यू अपॉन में मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। फुल फॉर्म ऑफ CRO इज, CRO की फुल फॉर्म क्या है? तो CRO होता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, और हिंदी में बोलते हैं कैथोड किरण दोलित्र मापी। 91 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 92, द करंट रिक्वायर्ड ऑफ LED इज, तो करंट होता है वो 3 मिली एम्पियर से लेके 35 मिली एम्पियर तक होता है डायोड के अंदर की रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 92 का आंसर इज सी। फॉर्मेशन ऑफ ए जंक्शन बिटवीन ए सैंपल ऑफ P टाइप एंड N टाइप मटेरियल कॉजेज विद एन एक्शन। अब जब कभी P टाइप के और N टाइप के पदार्थ को आप जोड़ देते हैं, मतलब बना देते हैं, संगम करा देते हैं, तो अपना वो बन जाता है रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जिसको दिष्ट द्वारा दिष्टकारी भी बोलेंगे, रेक्टिफाइंग। तो इसमें आंसर हो गया आपका ए। 94, व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स कंडक्टिविटी, जब आप किसी सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 95, द गेट इज नोन एज इन्वर्टर, इन्वर्टर वो होता है जो बदल दे। तो इनमें से सिर्फ एक नोट गेट ऐसा है, जब आप इनपुट देंगे 0 तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 और जब इनपुट देंगे आप 1 तो आउटपुट मिलेगा आपको 0। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने इनपुट दिया उसको चेंज कर दे, तो वो एकमात्र आपका गेट होता है नोट गेट। तो इस 95 का आंसर हो जाएगा डी। 6, विच नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 16, तो देखिए डेसिमल का बेस होता है वो होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है वो होता है 8, बाइनरी का होता है 2, हेक्साडेसिमल का होता है 16। तो आपका आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर इन डेसिमल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी इज। अब ये कह रहा है कि डेसिमल नंबर की 4 बिट की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो 0 से लेके आपका जो डेसिमल में 4 बिट बाइनरी होती है वो 0 से लेके आपका कहाँ तक होगा? 15 तक। टोटल हो गया आपका 16। तो 4 बिट होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर बिट्स 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 की पावर हो गया 4, तो 2 की पावर होता है 16। डिजिटल कोड होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 15 तक होगा, तो मैक्सिमम आपका 100 दिखाएगा, तो वो आंसर आ गया आपका सी, 97 का सी। चलिए नेक्स्ट 98, ए निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो निब्बल होते हैं आपके 4 बिट से मिलकर बनता है निब्बल। चलिए नेक्स्ट, इन एंड गेट द आउटपुट ऑफ ए गेट इज 1 व्हेन द इनपुट ए एंड बी आर बोथ। ये कह रहा है एंड गेट, तो सबसे पहले अपने एंड गेट बना ही लेते हैं। ये होता है एंड गेट, ये मैं मान लेता हूँ आपका ए इनपुट है, ये मैं मान लेता हूँ आपका बी इनपुट है, ये आपका आउटपुट है वाई। तो अब आप देखिए ए इनपुट, बी इनपुट, ये आउटपुट आपका वाई, ये आउटपुट हो गया आपका, ये आपके इनपुट्स हो गए। चलिए अब आपका y यहाँ पे है, वो y आपको मिलेगा डॉट करेगा डॉट ए डॉट वी। तो इसने कहा है कि आपका 1 कब मिलेगा, तो 1 कब मिलेगा? देखो अगर इसको मैं देखूँ आपको 0 0 0 1 1 0 1 1, अपने ये टेबल बनाए इसकी, 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट 0 आएगा, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 1 करेंगे तब आपका 1 आएगा। तो एंड गेट के अंदर आपका जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, तो आपका आंसर आ गया बी। कुछ बच्चे यहाँ सोच लेते हैं कि 1 कब होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी दे रखे हैं, तो आप याद रखना बाइन जो डिजिटल की भाषा में सिर्फ 0 और 1 की बात होगी। मतलब 0 मीन्स आपका होता है ऑफ और 1 मीन्स होता है आपका ऑन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, दोनों जब 1 होंगे तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि इन ए ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉस एट हाफ लोड एज कंपेयर टू कॉपर लॉस एट फुल लोड विल बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कि कॉपर लॉस एट एनी लोड, कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल्स टू एम स्क्वायर कॉपर लॉस पीसी फुल लोड। तो m यहाँ पे दिया हुआ है, m होता है फॉर फुल लोड के लिए होता है m की वैल्यू 1, फॉर हाफ लोड के लिए 1/2 तो यहाँ पे हाफ लोड की बात हो रही है तो m की जगह 1/2 रख देंगे। तो PC एट एनी लोड इक्वल्स टू m की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 इंटू PC फुल लोड। तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसने फुल लोड पे पूछेगा तो फुल आपके पास पूछा इन ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉस एट हाफ लोड एज कंपेयर, तो हाफ लोड पे पूछा है तो यहाँ पे एट एनी लोड की जगह आपका आ गया हाफ लोड। तो फुल लोड का 1/4 होता है, तो मीन्स आपका 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है डी, 1/4 हो जाएगा फुल लोड का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर विल बी लार्जेस्ट इन द साइज। तो सबसे पहले आप देखो कि जो पावर है सबकी सेम है, पावर आपकी सेम है। अब आपको देखना है फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो ट्रांसफॉर्मर उतना ही छोटा होता जाएगा साइज के अंदर। साइज आपका क्या हो जाएगा, उसका छोटा होता जाएगा। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना साइज छोटा, जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी कम उतना आपका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो सबसे कम जो फ्रिक्वेंसी होगी वही सबसे बड़ा साइज में होगा। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी आपकी 25 हर्ट्ज, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। जितनी ज्यादा कम फ्रिक्वेंसी उतना ही साइज में वो बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट 102, इफ सेकेंडरी कोइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स दैट प्राइमरी कोइल द ट्रांसफॉर्मर इज। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि ये ट्रांसफॉर्मर मान लेते हैं अपने पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें यहाँ पे जो कोइल है ये प्राइमरी साइड है, इसलिए इसको बोल देंगे प्राइमरी कोइल। और ये आपकी होगी सेकेंडरी कोइल, जिसको इसको बोलूंगा मैं N1, ये बोल दिया मैंने N2। तो ये साइड है प्राइमरी साइड और ये आपकी साइड है वो सेकेंडरी साइड। तो इसने कहा है कि सेकेंडरी कोइल हैज ग्रेटर नंबर, तो N1 से बड़े हैं N2 के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो क्या होगा, स्टेप अप हो गया ट्रांसफॉर्मर। N2 में आपका ज्यादा है तो स्टेप अप हो गया, N1 ज्यादा होता तो स्टेप डाउन हो जाता। तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्टेप अप। नेक्स्ट, द यूनिट ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज मस्ट बी। जो यूनिट ट्रांसफॉर्मर होते हैं हाई वोल्टेज में वो 24 kV के यूनिट ट्रांसफॉर्मर होते हैं। नेक्स्ट 104, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफॉर्मर इज। जो कंजर्वेटर लगा होता है उसका काम क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, तो उसका ट्रांसफॉर्मर में काम होता है ऑयल को सप्लाई करना, टैंक को तेल में फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल इन ए टैंक। 104 का आपका आंसर है सी। 105, द फैक्ट दैट ए ट्रांसमिशन कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन सरफेस एज कंपेयर्ड। तो ये पूछ रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ये वायर है, इस वायर के जो बीच में है उससे ज्यादा आपका जो करंट है वो इसके सरफेस पे चल रहा है। तो इसी को अपने कहा जाता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, जब आपका इसका आंसर हो जाएगा 105 का आपका आंसर आ जाएगा ए, स्किन इफेक्ट प्रभाव। जो वायर के ऊपर चलता है, मतलब ज्यादा होता है ईएमएफ, आपका वायर के ऊपर करंट ज्यादा है और इनसाइड आपका कंपेयर में कम है, तो अपर जो ज्यादा होता है इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन के ऊपर चल रहा है उसकी स्किन इफेक्ट। कोरोना होता है आपका जब वेदर होता है, वेदर के अंदर क्या हो जाता है, नमी आ जाती है, ह्यूमिड वेदर हो जाता है, तब आपका जो हीजिंग नॉइज होती है, जो लॉस होता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोना।
फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है आपका? फेरांटी इफेक्ट ये होता है जैसे यहाँ से स्टेशन से इस वायर में आपका स्टेशन है, या ये सेंडिंग एंड वोल्टेज था, सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ से आपने पावर भेजी सेंडिंग एंड, और यहाँ पे पावर आपने रिसीविंग किया रिसीविंग एंड। तो क्या होता है, आपने यहाँ से पावर भेजी मान लो 100 वाट की, लेकिन यहाँ पे आपको पावर इससे ज़्यादा मिली, मोर देन 100 से ज़्यादा मिली। तो जो ये इफेक्ट कहलाता है, ये इफेक्ट होता है नो लोड कंडीशन पे या लाइटली लोडेड कंडीशन। मतलब आपके रिसीविंग एंड पे नो लोड है या आपका लाइटली लोडेड है, लाइटली लोडेड बहुत कम लोड है, तब आपका वोल्टेज है तो पावर है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज लेवल ज़्यादा मिलेगा। आपने यहाँ पे कम भेजा, वो ज़्यादा मिला, उसी को फेरांटी इफेक्ट कहा जाता है, और ये लाइन के अंदर कैपेसिटेंस की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट, इस आंसर का, इसमें द फैक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन सरफेस एज कंपेयर टू कोर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। 106 द चांस ऑफ कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिड वेदर हो जाता है, तो 106 का आंसर है आपका, कोरोना कब होता है? जब आपका नमी ज्यादा हो जाए या बारिश के मौसम में आपका सबसे ज्यादा कोरोना लॉस होता है या कोरोना होता है उसमें। 107 अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण है। तो अभी आपको बताया था कि जैसे नो लोड कंडीशन होती है, उसमें जो करंट है ट्रांसमिशन लाइन में, जो करंट आपका फ्लो करेगा वो करेगा कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन की वजह से। 107 का आंसर है सी नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ लाइन। 108 द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग इन हाई वोल्टेज केबल इज। तो जो मटेरियल अपने यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए वो है पेपर, कागज से। चलिए नेक्स्ट 109 ए लाइन विच कनेक्ट्स बिटवीन सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज प्राइमरी फीडर। जो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करता है उसे हम प्राइमरी फीडर कहते हैं। 110 विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम इज मोस्ट रिलायबल। कौन सी शक्ति वितरण पद्धति है जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, रिलायबल है? तो आपका वो है रिंग मेन सिस्टम ए। चलिए नेक्स्ट 111 द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रेजिडेंशियल एरिया आर। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है वो होता है 3 फेज 4 वायर। चलिए नेक्स्ट 112 एज कंपेयर टू 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन ए 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर विद सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ यूजेस ओनली। तो ये इनकी एक टेबल है, टेबल के अलावा आपको फॉर्मूला है। तो आपको डिप्लोमा की पावर सिस्टम की बुक में ये आपको टेबल मिल जाएगी, इसमें आपको टेबल दी हुई है। 2 वायर डीसी सिस्टम का 3 वायर फेज डिस्ट्रीब्यूशन में सेम में करेंगे तो कितने वोल्टेज के कॉपर है अपना वो बचाएगा, कितने वोल्टेज आपको मैक्सिमम वोल्टेज अर्थ यूज करेंगे तब देगा। तो ये सारे के सारे आपको एक टेबल बनी हुई है, तो वो आप टेबल याद कर लेंगे या आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इसको सोल्व कर देंगे। तो ये आपका यूज करेगा 31.25% ऑफ कॉपर। नेक्स्ट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एसी सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सॉरी। तो इसका आंसर होगा आपका द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एसी सर्किट ब्रेकर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ MVA। चलिए नेक्स्ट ड्यूरिंग आर्क एक्सटिंक्शन इन SF6 सर्किट ब्रेकर द गैस इज। तो आपकी जो गैस होती है वो क्या करती है, डीकंपोज करती है 2 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा 114 का बी। चलिए नेक्स्ट एयर यूज्ड इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जो वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में वायु का यूज करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो वो मस्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, उसके अंदर आर्द्रता या नमी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 116 एन आइडियल सर्किट ब्रेकर शुड ऑफर। आइडियल सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होना चाहिए, तो आइडियल सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होना चाहिए, 0 एंड इनफाइनाइट इंपीडेंस बिफोर आफ्टर इंटरप्शन रिस्पेक्टिवली।
रुकावट से पहले क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, मतलब आप कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं उससे पहले शून्य होना चाहिए, और रुकावट के बाद आपने जब उसको इंटरप्ट कर दिया तो उस टाइम आपके जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट, ए टेम्परेचर राइज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन केबल। तो आपका जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा एक्सपोनेंशियली ऑफ द केबल। चलिए जी, रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। 118 देखिए, इन अंडरग्राउंड केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम 8। अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें जो विद्युत दबाव होता है वो अधिकतम कहाँ होता है, तो वो होता है कोर ऑफ द कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट, अंडरग्राउंड केबल द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज यूजुअली। तो ये आपकी 3 मीटर। तो यहाँ पे अपने पास वो गिवन नहीं है तो इस ऑप्शन का क्या कर दिया, इसको अपने डिलीट कर दिया था RSMS SB ने अपने फाइनल आंसर की से। तो ये यूजुअली अंडरग्राउंड की केबल होती है वो मैक्सिमम 2 to 3 मीटर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिंगल कोर केबल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विद। सिंगल कोर केबल होती है उसमें क्या होता है, स्टील आर्मरिंग नहीं होती सिंगल कोर केबल के अंदर। चलिए नेक्स्ट, डैम्पिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट इज जनरली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। तो अवमंदन में जो डैम्पिंग टॉर्क है इंस्ट्रूमेंट का वो जनरली किसके अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो इसमें आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिकली। चलिए नेक्स्ट, 132 kV AC वोल्टेज कैन बी मेजर बाई। तो आपका मेजर करेगा AC वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर से, क्योंकि ये जो हाई वोल्टेज में आता है 132 kV, तो हाई वोल्टेज का आपका मीटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। चलिए नेक्स्ट, ए 100 वोल्ट हैज एक्यूरेसी ऑफ 5 ऑन फुल स्केल, द परसेंटेज एरर व्हाइल मेजरिंग 50 वोल्ट विल बी। तो आपका क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है फुल स्केल वैल्यू अपॉन में मेजरिंग वैल्यू इनटू फुल स्केल एक्यूरेसी। तो आपको यहाँ पे फुल स्केल वैल्यू आपको दे रखी है 100 वोल्ट, आपको जो मेजर करना है वो दे रखा है आपको 50 वोल्ट, और एक्यूरेसी दे रखी है आपको 5%। तो 50 से आपने इसको कैंसिल आउट करके 2 पे गया तो आपको यहाँ पे मिला 10%। तो 50% जब ये मेजर करेगा तो परसेंटेज एरर आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, ए पावर फैक्टर मीटर हैज। तो पावर फैक्टर मीटर होता है उसके अंदर क्या नहीं होता, स्प्रिंग कंट्रोल नहीं होता। तो इसका आंसर होगा आपका डी। इज ए मूविंग आयरन, मूविंग कोयल टाइप का आपका, तो मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट 125 का आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, द इक्विपमेंट इंस्टॉल इन पावर प्लांट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक इज। तो आपका इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं। नेक्स्ट 127, विच ऑफ फॉलोइंग जनरेशन स्टेशन हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट। मतलब ऐसा कौन सा गृह उत्पादन गृह है जिसमें क्या होता है न्यूनतम परिचालन लागत है, जिसकी रनिंग कॉस्ट आपकी बहुत ही कम है, तो वो है आपकी हाइड्रो जलीय वाला हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सी वाटर इज मोर एडवांटेजियस। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक है, तो वेव पावर, ओशियन करंट्स, टाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये यहाँ पे होता है आपका टाइडल पावर प्लांट, जोर शक्ति भी बोलते हैं हिंदी में। 129, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपका है कन्वेंशनल
सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पारंपरिक। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर साइट सिलेक्शन फॉर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ऐसा कौन सा है जिसके लिए अपने जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगाएं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? पानी की उपलब्धता अपने को चाहिए, ये तो अपने पास चाहिए। बड़े जल ग्रहण क्षेत्र ये भी चाहिए, पथरीली जमीन हो तो ये बेस्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेडिमेंटेशन, मतलब तलछट, ये नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा डी। यहाँ पे आपका नोट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो, मतलब मॉडरेटिंग का अनुपात क्या है, किसका सबसे ज्यादा है? तो वो होता है D2O, जो कि थर्मल पावर प्लांट में अपने वाटर यूज करते हैं एज ए स्टीम के लिए। 132 व्हेन द कंट्रोल रोड आर इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बिकम्स, वो हो जाएगा आपका के एक से कम, एक ज्यादा होना चाहिए हमेशा के से, तो के एक से कम हो जाएगा। नेक्स्ट 133 हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर टाइप ऑफ विच कन्वेंशनल पावर प्लांट। तो ये होते हैं विंड मिल्स के लिए जो कि ब्लेड्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस टाइप में, तो ये होते हैं आपके विंड मिल्स। चलिए नेक्स्ट, ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर्स टू, सोलर पैनल के अंदर मॉड्यूल इंगित करता है। तो 134 इसमें है सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल, ये होता है सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट होती है सोलर सेल्स की। चलिए नेक्स्ट 135 विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज प्रीफर्ड फॉर सोलर पावर प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित होता है? तो आपका क्या होना चाहिए? गर्म व शुष्क क्षेत्र, इसका जो राइट आंसर है वो है गर्म व शुष्क क्षेत्र, राइट आंसर ऑफ बी, हॉट एंड एरिड जोन्स। 136 फुल फॉर्म ऑफ ELCB, ELCB होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। 136 का आपका आंसर हो जाएगा सी। और एक होता है आपका MCB जिसकी फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपका 137 फॉर ए 2 टन एयर कंडीशनर विच वायर साइज इज सुटेबल, तो आपका इसका आंसर है डी, 4 mm स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस में आपका क्या यूज होता है? फ्यूज, मोटर नहीं होती, जनरेटर इन्वर्टर ये नहीं होते, फ्यूज आपका सेफ्टी डिवाइस में यूज होता है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर शुड फ्यूज वायर शुड पोजेस, तो 139 में आपका आंसर हो जाएगा लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपका, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। चलिए 140 स्टेयर केस वायरिंग यूजर्स, स्टेयर केस वायरिंग में आपके 2 वे स्विचेज होने चाहिए, 2 वे स्विचेज, 2 वे स्विचेज होने चाहिए। नेक्स्ट 141 विच टाइप ऑफ वायरिंग इज रिकमेंडेड ओनली फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन, तो 141 का आपका आंसर हो जाए क्लीट वायरिंग होती है, वो आपकी टेम्पररी इंस्टॉलेशन होता है वायरिंग के लिए, जिसको आप हटा भी सकते हैं इजीली। नेक्स्ट चलते हैं 142 इन इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं उनकी क्या होती है? रेटिंग्स अलग अलग होती है, करंट लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, बट वोल्टेज अपने 230 वोल्ट होता है, तो पैरेलल के अंदर लगाया जाता है, तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट 140 द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ, तो हीटिंग जो एलिमेंट होता है वो बना होता है नाइक्रोम का, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, इन ए सेलिंग फैन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो सेलिंग फैन होता है उसमें जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के। नेक्स्ट 145 विच पार्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन जनरेट माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स होती है वो मैग्नेट्रॉन,
आपका आंसर होगा बी, मैग्नेट्रॉन जनरेट करती है आपकी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट 146, विच टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन पंप ऑफ डोमेस्टिक वाटर कूलर। तो सेडेड पोल मोटर है आपकी, वो यूज की जाती है डोमेस्टिक जो अपने वाटर कूलर यूज करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट 147, व्हाट अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर जीआई पाइप अर्थिंग। तो चारकोल आपका इसके अंदर होना चाहिए 10 kg और सॉल्ट भी होना चाहिए इसमें 10 kg, 1:1 होता है चारकोल और साल्ट का रेशियो, तो आपको 10 kg होने चाहिए। नेक्स्ट 148, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। तो लार्ज पावर स्टेशन के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है पावर स्टेशन की अर्थिंग रेजिस्टेंस वो होती है आपकी 0.5 ओम। तो आपका इसका आंसर है 0.5 ओम बी, 148 का बी। 149, अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द, अर्थ वायर है उसको कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड से। नेक्स्ट 150, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ। जो अर्थ वायर का साइज है वो आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइन को देख के ही यूज किया जाता। तो ये हो गए अपने 150 क्वेश्चन कंप्लीटेड, मतलब 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चन थे आईटीआई इंस्ट्रक्टर के, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे